बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब बिन नासलिल्लाह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। असल में प्रॉपर्टी कचहरी एक फैमिली कॉमेडी शो है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात फराम की जाती है, प्रॉपर्टी की आगाही फराम की जाती है। और ये प्रोग्राम स्टेट से मार्केटिंग असल में एक रियल इस्टेट कंपनी है, उसके प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी कचहरी शो रखा गया है ताकि अवेयरनेस आपको प्रॉपर्टी की मिल सके। तो चलें आज की प्रॉपर्टी कचहरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ ये कुछ हमारी ऑडियंस मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। यार शहबाज असलम भाई नज़र नहीं आ रहे आज। नज़र होंगे तो आने ना। असलम भाई दरअसल जरा ना अज थोड़ा ना ब्राउन मैजिक करके 10-15 मिनट का कचहरी जो गायब हो गए हूँ आ वैसे 2 मिनट हाजिर होंगे ऐसे ऐसे। अच्छा सर, हमारे बड़े लैंडलॉर्ड जिनकी अक्सर ऐसे समझे कराची तो उन्होंने मोल लिया हुआ, हमारे असलम भाई नहीं हाज़िर, तो थोड़ा सा इतने तक प्रॉपर्टी के एक सवाल कर लेता हूँ मैं कि सर ये पिछली कचहरी में आपने जिक्र किया था मरला और गज़ का ना, तो आपने बोला था कि नेक्स्ट कचहरी में से आप ब्रीफली बताएंगे, तो ज़रा बता दें। जैसे कि कराची में आप देखें तो गज़ में ज़मीन बिकती है और पंजाब वाली साइड पे मरला में, तो ज़रा आपस में फ़र्क थोड़ा बता दें। असल में शहबाज बात कुछ ऐसे है कि कराची के अंदर आप कहीं पे प्लाट लेने जाएं तो वो आपको कहेंगे जी कैटेगरी बताएं, किस कैटेगरी में प्लाट चाहिए, 120 गज़ का चाहिए, 240 गज़ का चाहिए, 500 गज़ का चाहिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप पंजाब में कहीं किसी सिटी में जाते हैं प्लाट ख़रीद रहे हैं तो वो आपसे कहेंगे कि कैटेगरी बताएं, 5 मरला का चाहिए, 10 मरला का चाहिए, 7 मरला का चाहिए। तो यहाँ पे अब जो लोग माइग्रेटेड होके वहाँ से आए होते हैं पंजाब से, जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए गज़ का सुनते हैं तो उनकी समझ में बात आती नहीं है। या अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है पंजाब से कराची में, तो जब गज़ के हिसाब से उनको 120 गज़ का प्लाट बताया जाता है तो उनको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा होता कि इसका कितना बड़ा या कितना छोटा ये प्लाट है। इसी तरह जो लोग कराची से इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनको फिर मरला की समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उन्होंने गज़ के हिसाब से ही ज़मीन परचेज़ की होती है या सेल की होती है। तो ये थोड़ा सा आज मैं डिफरेंस अपने नाज़रीन को भी बता देता हूँ। पंजाब की पहले हम मरला की बात कर लेते हैं। तो मरला जो है ना, 2 तरह का मरला होता है। अगर तो कोई दही ज़मीन है, ज़री ज़मीन है, तो उसका मरला 272.5 मुरब्बा फिट का एक मरला होता है। 272.25 मुरब्बा फुट का एक मरला। लेकिन अगर पंजाब के अंदर हम शहरों की बात करें या हाउसिंग स्कीम की बात करें तो वहाँ पे 225 मुरब्बा फुट का एक मरला होता है। अच्छा, अब हम आ जाए कराची। तो कराची में अगर आपको एक प्लाट मिल रहा है 120 गज़ का, तो आप वो समझ रहे हैं कि 5 मरले हैं, तो 5 मरले का वो प्लाट नहीं होता, 5 मरले से कम होता है। 25 गज़ का या 25 मुरब्बा गज़ का एक मरला होता है। अगर 25 मुरब्बा गज़ आप कहीं पे ज़मीन ख़रीदते हैं तो वो एक मरला के बराबर होती है। और 125 मुरब्बा गज़ अगर ज़मीन होगी तो आपके 5 मरले बनेंगे। और ये जो कराची के अंदर ज़मीन की कैलकुलेशन की जाती है मरला की, वो 225 मुरब्बा फुट वाले कैलकुलेशन से की जाती है। मतलब 125 गज़ अगर कराची में एक प्लाट है, 125 गज़ वो तो पूरे 5 मरले हैं। लेकिन 272.25 वाले हिसाब से नहीं, 225 मुरब्बा फिट के हिसाब से 5 मरले का प्लाट वो बनेगा। अब 120 गज़ का प्लाट आप ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 मरला से वो कम बनता है, चाहे वो 225 के हिसाब से हो या 272.25 के हिसाब से हो, कम बनता है। असलम भाई माशाल्लाह, क्या असलम भाई आ गए सर। देखो देखो एक बार ये भेड़ू पराली चोट का होता है। क्या बात है असलम भाई, प्लीज़ तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। अब ना भी रखें तो हम बिठा लेंगे। असलम भाई क्या बात, नूर वाला चेहरा लगा आ गए ना वापस कराई जिमें चंद ग्रहण लगा होता है। क्या बात है असलम भाई, थैंक यू। यार असलम भाई आप किधर थे इतनी देर से? आपके बिना कचहरी बन ही नहीं सकती, कैसे बन सकती है? तैयब, इस वेलकम के लिए थैंक यू सो मच। असलम भाई पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मचस नहीं होता, सो मैच बॉक्स होता है, ठीक है। मैं असल में ना स्कूल जो है ना पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा हूँ, उर्दू कम पढ़ा हूँ। असलम भाई क्या बात कर दी है, आपको स्कूल पढ़ा सके, स्कूलों की इतनी औकात है आपको पढ़ा सके, आपने स्कूलों को पढ़ाया। यार शहबाज एक मज़े की बात बताऊँ। हाँ बता। असलम भाई गवर्नमेंट से टैक्स लेते हैं। हाँ गवर्नमेंट इनसे नहीं लेती है, असलम भाई उनसे लेते। तेन पता है गौर गल, असलम भाई अपने अम्मी अबू पॉकेट मनी देने। यार असी मर गया, थक गया बोल बोल के प्रॉपर्टी लियो, प्रॉपर्टी लियो, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी प्रॉफिट देंदी है।
लेकिन इतना कम उल्टा असलम भाई प्रॉपर्टी प्रॉफिट देने तेन पता असलम भाई जी प्रॉपर्टी लेने प्रॉपर्टी प्रॉफिट होता असलम भाई नहीं होता असलम भाई तो सारा कम उल्टा है असलम भाई हमेशा बेनिफिट देना चक्कर में होंगे लेंदे कभी भी नहीं। पिछली वीडियो में भी देखा था कि ये एक प्लॉट बेच के आए थे, हाँ उसके नाम पे करवा दिया था। हाँ ऐसे ही है, प्रॉपर्टी को बेनिफिट करते हैं ना कि प्रॉपर्टी इनको बेनिफिट करती है। तो ये भी ये तस्बीह का कमाल है। अच्छा तस्बीह का कमाल है, क्या बात है असलम भाई, वो तो नहीं है जो छू करके मैच जिता देते हैं पाकिस्तान को, वो वाली तो नहीं है। अच्छा ये काम करेंगे मेरा छोटा सा फूक मार के इंडिया को वर्ल्ड कप से निकाल दें, इंशाल्लाह निकल जाएगा। अच्छा उसने भाई थोड़ी दुआ से इतना असर है, कल ही इंडिया निकल चुका वर्ल्ड कप चो, तुझे आज दुआ देती है देखो भाई कितना असलम भाई, क्या बात है असलम भाई, मैं थोड़ा मुरीद होने लगा। ठीक है ये फूक मार गया सफायस्ती तो मिटा दो। शबाज ये जो है ना तस्बीह का कमाल होता है। अच्छा। इंशाल्लाह हम फूका मारेंगे ना तो इस टेबल के नीचे जो है ना हम 2000 रुपये भी निकाल सकते हैं। ये देखो नहीं और क्या असलम भाई यार क्या बात है असलम भाई, ये कभी फूक मार के अपनी जेब चुकाड़ लिया तो क्या ही बात आई, लेकिन अस्सी अपनी जेब से नहीं निकाल रहे, हम दूसरे की जेब से निकाल रहे हैं। क्या बात है, यही फार्मूला रखे इंशाल्लाह आप बड़ी बुजुर्गी के आदे पे फायज होंगे एक दिन। मोहम्मद असलम ये तेरा जो कमाल है ना, इनको देख के तो मुझे लगता है वॉक ऑफ फेम नहीं है, जैसे जहाँ पे वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम लिखे थे स्टार पे, वॉक ऑफ क्राइम्स में ऊपर ना बड़ा सा गड़ा बना के उधर तेरा नाम लिखा होगा, जिन्हें तू चोरियां जेब से निकाल लेता ना पैसे छू करके, ठीक है तेरे वॉल ऑफ क्राइम पे नाम लिखा जाएगा एक दिन। यार शहबाज जैसे असलम भाई करामत करते हैं ना, हाँ हाँ ऐसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम सुना है ना, बुक है एक। नहीं मैंने गिनीज नहीं सुना, गिनीज सुना है। हाँ उसमें पहले पेज पे असलम भाई की तस्वीर लगी है। अच्छा वो बुक तुझे पता पिछले यार से चोरी भी हुई है वहाँ से? हाँ वो तो तन पता था कि ठीक है असलम भाई ने चोरी की है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो पता नहीं इस बैठी थाने से इतना साड़ा ना भी आ बना मुंह बांधी रख। सर ये प्रॉपर्टी का थोड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, दिमाग में क्या मतलब किसी ने पूछा था तो मुझे याद आया, अभी भी आपसे पूछ रही हूँ। सर ये प्रॉपर्टी में RL2 क्या होता है? जी शहबाज, RL2 से मुराद है रजिस्टर लैंड नंबर 2। लेकिन अब ये वीडियो जिसने देख ली काफ़ी फ़ायदा भी उसको हो सकता है, अगर किसी के जहन में कोई ऐसी बात हुई तो वो RL2 रजिस्टर से काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकता है। जैसा कि स्टार्ट में मैंने बता दिया कि RL2 रजिस्टर लैंड 2। अच्छा अब आगे हम देखें तो ये रजिस्टर स्पेसिफिकली एक सील्ड रजिस्टर है जिसके अंदर डाटा पड़ा होता है और डायरेक्ट AC की तहवील में होता है, असिस्टेंट कमिश्नर की तहवील में होता है। इसके अंदर एक हिडन डाटा पड़ा है और सील्ड डाटा है, उसको सील किया गया है। असल में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और पार्टीशन हुआ था तो काफ़ी महाजरीन वहाँ से इंडिया से मूव होकर पाकिस्तान आए थे। जब वो पाकिस्तान आए यहाँ पहुँच गए तो उनको उनका रिकॉर्ड मंगवाया गया, उनकी प्रॉपर्टी का, उनकी ज़मीनों का रिकॉर्ड मंगवा लिया गया और जिस बंदे की जितनी जितनी ज़मीन वहाँ पे थी, जिस हिसाब से ज़मीन थी, उनको कुछ फॉर्म्स दिए गए जिनको क्लेम फॉर्म का एक नाम दिया गया कि ये क्लेम फॉर्म आप लोग फिल करें। और उन्होंने अपने अपने क्लेम फॉर्म फिल किए जिसके अंदर उनका डाटा था, नाम था, वल्दियत थी, कौम थी, किस जगह पे ज़मीन थी, किस एरिया में ज़मीन थी, कितनी ज़मीन थी, एक पूरा फॉर्म वो उन्होंने फिल करके गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट ने वो सारे प्रोसेस के लिए एक कमिश्नर बनाया जिसका नाम ही पोस्ट का नाम क्लेम कमिश्नर या कमिश्नर क्लेम रखा गया। सारे फॉर्म उनके पास जमा हुए, उन्होंने उसको तस्दीक किया। तस्दीक करने के बाद उस एरिया का जो मुतलका AC थे, अब कोई भी ज़िला तो कोई भी हो सकता है, जहाँ पे उनको ज़मीन देनी थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे इन लोगों को ज़मीन प्रोवाइड करनी थी, स्टार्ट ऑफ दैट जो वो इंडिया में छोड़ के आए थे, उस एरिया के जो तहसील लेवल पे AC होता है उसको एक पलंदा लिख के भेजा, एक परफार्मा लिख के भेजा। उस परफार्मे में पूरी डिटेल्स लिखी गई कि बंदे का नाम ये है, वल्दियत ये है, कौम ये है, इंडिया की फ़लाँ जगह फ़लाँ इलाके से हिजरत करके यहाँ आया है, तो यहाँ पे इसको ज़मीन की किस्म बताई गई, जैसे बंजर ज़मीन, बरानी, आपाशी, सलाबी, ज़रई, जो भी ज़मीन, उसकी एक किस्म लिख दी गई कि इस किस्म की ज़मीन में इतना रकबा इसको अलाट कर दिया जाए। तो हर AC ने जिसके पास वो ख़त गया उस बंदे को उस एरिया में इतना रकबा अलाट कर दिया गया जितना गवर्नमेंट ने लिख के दिया था। अब वो जितने क्लेम फॉर्म्स थे उन क्लेम फॉर्म्स को इकट्ठा करके
उस एरिया के एसी की तहवील में दे दिया, जो अभी तक वो सील्ड फार्म उसको सील करके रखा होता है, पड़े हुए हैं। अब एक्चुअल में RL2 शो करता है आपकी मलकियत को, ज़मीन की मलकियत को। ज़मीन की मलकियत को तो आपका फ़र्द रजिस्ट्री, ये भी फ़र्द इंतकाल, ये भी शो कर देते हैं। लेकिन वो ज़मीन जो आपको अलाट की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, आपके आबा अजदाद को अलाट की गई थी जो हिजरत करके यहाँ आए थे, उनका सारा रिकॉर्ड उस RL2 के अंदर है, रजिस्टर ऑफ लैंड नंबर 2 के अंदर। अब अगर आपको लगता है, कोई आपके रिश्तेदार बताते हैं या आपके दिल में कहीं सुनी सुनाई बात है कि हमारे जो आबा अजदाद वहाँ से मूव होके आए थे पाकिस्तान, उनको उस वक्त ज़मीन अलाट की गई थी, लेकिन आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो रिकॉर्ड आप जाकर मुतलका AC साहब की ऑफिस से तलब कर सकते हैं। उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन अगर तो आपकी सॉलिड हुई, उसके अंदर कोई सॉलिड रीज़न डला हुआ, तो वहाँ से आपको रिकॉर्ड मिल जाता है। अच्छा, इस तरह डायरेक्ट AC साहब रिकॉर्ड किसी को देते नहीं है उसका। हाँ, अब AC के ऊपर DC सीनियर है, DC अगर कोई रिकॉर्ड तलब करता है तो AC की जिम्मेदारी है कि उस रिकॉर्ड को पेश किया जाए, या कोर्ट से, अदालत के अंदर से कोई तहरीरी शक्ल में कोई नोटिस आता है या कुछ मांगा जाता है, तो वो कोर्ट में AC वो रिकॉर्ड पेश करने का पाबंद होता है। तो ये RL2 रजिस्टर है। अब जितने नाज़रीन ने हमारे सुना है, अगर उनके जहन में कोई शक शुबहात है कि उनके आबा अजदाद को कोई ज़मीन अलाट की गई थी और अभी उनका मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, तो मुतलका AC से जाके आपको वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। जी सर, ये इसी तरह आपको शायद पता होगा कि असलम भाई के भी जो है थे घर वाले, वो भी हिजरत करके आए थे पार्टीशन में, उन्हें भी ज़मीन मिली थी, हिजरत करके आए थे वो चाइना से। असलम भाई ने अक्सर कायद-ए-आज़म से भी मुलाकात की, आपको शायद पता है कि नहीं। कायद-ए-आज़म से मुलाकात करके कहा कि आधी ज़मीन इनको विरासत में दे दी जाए, तो उन्होंने इसके असलम भाई के दरख्वास्त जो थी मुस्तरद ना सिर्फ की, बल्कि इनको वतन से कूच कर जाने की भी दरख्वास्त लिखी गई, लेकिन इन्होंने आज तक पाकिस्तान को लीव नहीं किया। तो मैं आज भी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि असलम भाई को उनके वतन चाइना को वापस भेजा जाए, जहाँ से ये हिजरत करके आए थे पार्टीशन के वक्त। पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान की थी, लेकिन हिजरत ये चाइना से करके आए थे। पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया था, ये हिजरत करके आ गए थे। ऐसे ही है असलम भाई। शहबाज में हिजरत क्या होती है? हिजरत तो मैंने देखा ही नहीं है, हिजरत क्या भला है? अपनी हिजरत कानूनी है असलम भाई, तुसी भी ना अपनी गलत समझते हो। अच्छा असलम भाई, मैं मादर चाहता हूँ, मैं थोड़ा बहुत झूठ बोल रहा था। असलम भाई, जब खबर अनाउंस हुई थी पे पार्टीशन हो रही है तो सब लोग हिजरत करके चले जाएँ, तो अब मैंने सुना था इंडिया जाने की कोशिश में थे, फ़िराक में थे, तो आप इंडिया के चक्कर में गलती से कराची आ गए थे और आप आज तक ये समझते रहे हैं कि ये इंडिया में यहाँ मौजूद हैं। ऐसा ही है असलम भाई? हम कराची को इंडिया समझते हैं। अब मुझे पता था। अच्छा सर, ये हमारे बड़ा क्वेश्चन है, हमारे क्लाइंट्स भी अक्सर पूछ रहे होते हैं कि जब कोई हमारा क्लाइंट जो है कि हमारा क्या कि कोई भी क्लाइंट किसी सोसाइटी में प्लॉट वगैरह बुक कर लेता है इंस्टॉलमेंट पे, और उसकी जो एडवांस है, बुकिंग जो होती है, डाउन पेमेंट या कुछ पेमेंट देने के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट करना शुरू कर देता है, तो उसका कोई नुकसान होता है? या अगर होता है तो बता दें सर, क्या नुकसान होता है? ये जो इंस्टॉलमेंट पर प्लाट वाला जो एक किस्सा चल रहा है ना, इससे काफ़ी मसले मसाइल भी उठ के सामने आ रहे हैं। अब होता क्या है कि एक बंदा प्लाट परचेज़ करता है, इतना बजट नहीं होता, तो थोड़ा सा शहर के बाहर अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, वहाँ पे डाउन पेमेंट कुछ थोड़ी दे दी और उसके बाद हर महीने एक किस्त होती है, तो प्लाट तो वो ले लेता है, लेकिन 2-4 महीने बाद किस्तें शार्ट होना शुरू हो जाती हैं, या कोई ऐसा घर में मसला हो जाता है कि इंस्टॉलमेंट शार्ट हो जाती है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट जब शार्ट होती है तो उसके काफ़ी सारे नुकसानात क्लाइंट को भुगतने पड़ते हैं, लेकिन आगे से क्लाइंट लॉजिक बड़ा गलत दे रहा होता है कि देखिए मेरे साथ तो कंप्रोमाइज़ कर ले, मैंने तो आपसे प्लाट ख़रीदा है, तो सिर्फ एक मेरी इंस्टॉलमेंट से क्या होगा। तो सिर्फ वो एक क्लाइंट की इंस्टॉलमेंट शार्ट नहीं जा रही होती, काफ़ी सारे शार्ट कर रहे होते हैं, जिस पर सोसाइटी फिर एक्शन लेती है। जब एक्शन लेती है तो फिर किसी एक को उसमें छोड़ा नहीं जा सकता, सारे उसी ज़ुमरे। अब हर क्लाइंट ये समझ रहा होता है कि मेरी 15-20 हज़ार इंस्टॉलमेंट शार्ट है, उससे सोसाइटी इतनी बड़ी को क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, हर बंदा फिर यही सोच रहा होता है, और वो कुल मिला के 100-150 बंदा इंस्टॉलमेंट शार्ट करके बैठा होता है। अब हर सोसाइटी के अपने कुछ बाई लॉज होते हैं। अब बाई लॉज जो हैं, अब अगले दिन भी एक क्लाइंट हमारे पास आया हुआ था, तो अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछ रहा था कि ये जो आप चीज़ मुझे बता रहे हैं, ये किसका कानून है,
तो सोसाइटी या कंपनी के अपने बाईलाज वो खुद बनाती है, उसके अपने बाईलाज होते हैं, अपनी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई क्लाइंट बाद में चैलेंज करना भी चाहे तो कोर्ट भी नहीं मानेगी कि इनकी टर्म एंड कंडीशन थी, आपने साइन किया है बाकायदा, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। तो हर सोसाइटी अपने बाईलाज, अपनी टर्म एंड कंडीशन खुद बनाती हैं। अब उसमें कुछ सोसाइटीज़ की टर्म्स में ये आता है कि अगर एक किस्त शार्ट होती है तो विद फाइन, जुर्माने के साथ आप पे कर दें। अब जुर्माना भी फिक्स नहीं है, कोई 2% ले रहे हैं, कोई 5 ले रहे हैं, कोई 10% ले रहे हैं हर किस्त का जुर्माना। अच्छा 2 किस्तें भी शार्ट हो गई, चले 2 का वो जुर्माना उस तरह बना देते हैं। अगर उससे ज़्यादा फिर 3, 4, 5 या 6 शार्ट हो गई हैं तो वो फिर खानी जुर्माने तक नहीं रहती। अगर इस दौरान उस प्लाट के, उस सोसाइटी के रेट बढ़ गए हैं तो उस क्लाइंट को नए रेट पे कन्वर्ट होना पड़ता है। मतलब एक प्लाट अगर किसी ने 10 लाख उस वक्त कीमत थी और किस्तें शार्ट की हैं 6 महीने या साल और रेट 20 लाख चले गए हैं, तो अब उसको जो डील प्राइस चेंज कर दी जाएगी और 20 लाख से ही पे करना पड़ेगा। और उस पर फिर लॉजिक सारे क्लाइंट्स के जितने भी वो दे रहे होते हैं सब फजूल होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि साल बाद क्लाइंट चला जाता है, जी ये साल की किस्तें शार्ट हुई है, ठीक है अभी तो पे कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल की किस्तें अगर पे हैं तो उस दौरान पैसा डिवैल्यू कितना हुआ है, इन्फ्लेशन कितनी हुई है, पैसा डिवैल्यू हो चुका है। तो अब वो जो इकट्ठी तुम साल बाद पे कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो ऑन द स्पॉट पेमेंट की जाती है ना, हर महीने आप किस्त दे रहे होते हो, उस पैसे की एक वैल्यू होती है। एक फाइनेंस टीम जो सोसाइटियों की होती है उसने कैलकुलेशन की होती है कि हर महीने इतनी किस्त आती जाए और प्लॉट का रेट इतना रखा जाए तो ये सोसाइटी या ये कंपनी लॉस में नहीं जाएगी, नुकसान में नहीं जाएगी। लेकिन अगर पूरा साल आप नहीं किस्तें देते, साल के बाद इकट्ठी देने आ जाते हैं, फिर अगर सोसाइटी आप पे जुर्माना ना लगाए तो सोसाइटी नुकसान में जाती है। या अगर सोसाइटी आपको नए रेट पे कन्वर्ट ना करे तो सोसाइटी नुकसान में जाती है। और अक्सर सोसाइटियाँ इंस्टॉलमेंट लेट होने पे या शॉर्ट होने पे आपका प्लॉट कैंसिल भी कर देती हैं। और जब सोसाइटी प्लॉट कैंसिल करती है तो उसकी अमाउंट नॉन रिफंडेबल होती है। कोई इक्का दुक्का बिल्डर ऐसे हैं जो अमाउंट रिटर्न कर देते हैं डिडक्शन करके, लेकिन डिडक्शन भी बहुत हैवी डिडक्शन होती है। कुछ 25% कर रहे हैं, कुछ 40% कर रहे हैं। तो मेरी क्लाइंट से यही गुजारिश है कि जब भी आप कोई इस तरह इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो किस्त जो है ना, किस्त वो अपनी टाइम टू टाइम पे करें, बल्कि वक्त से भी 2-4 दिन पहले ही दे दें। और कभी भी अपना रिकॉर्ड ख़राब ना करें, नहीं तो काफ़ी सारे मसले मसाइल आपको भुगतने पड़ सकते हैं। किस टाइम पे किया करें। जैसे किसी बंदे का किसी के अपना VIP पासपोर्ट तक अक्सर यूरोप मैदी बेचण में आंदा इसी जैसे यूरोप जेड़े बड़ी सर्दी होती है, एक स्वेटर ले लेता हूँ। स्वेटर इसने लिया लंडे जो लंडा लगता है अतवार बाजारों तो लैके गया होता है, तो अंग्रेज स्वेटर पहचान दी थी बदकिस्मती उस मुल्क में, तो उस कंट्री च वड़ गया जितों तो बंदा रहा तो घर भी पहुँच गया, उन्हें ला ली होता है स्वेटर, पता नहीं माड़ा माड़ा फिर सल पाए हुए जगह भी कोई ना, शो ठंडना ये हाल हो गया था। मुँह वेखो कांदी सिर रह गए मुँह के उत्ते मास रहा कोई नहीं, शोधा ठर ठर गया इन हो गया ताई थोड़ी दिमाग जड़ना हिल झुल गया, ये जी गल्लां करदा है। सर जेह्ड़े तुस थोड़ा दस्सेआ इंस्टॉलमेंट लेट करने वाला है असलम, साढ़ा अपना असलम मेरी शक्ल इसने भी एक बार इंज जड़ा ना प्लॉट लै लिया सोसाइटी च इन्हू एडवांस ने दिता है, उन्हें किया भी मंथली इंस्टॉलमेंट तेरी है जी 10,000 चलेगी, उत्थे 10,000 तू मंथली देना है। इसने 2-3 मंथ देते है भूल गया, इंस्टॉलमेंट भूल गया। मेरे को प्लाट आई है तकरीबन 5 साल हुए, तो नहीं कदम सुते पे ख्याल है मेरे को प्लाट आई। सुबह साइट ऑफिस पहुँच गया जरा मेरा प्लाट दो मैन, वो तो भिड़ झगड़ के अपने कपड़े पड़वा के आ रहे हैं जाए लड़ लुड़ के जी उन्होंने दसिया इंस्टॉलमेंट तेरी शार्ट होनी है 10 शार्ट होनी है तो तेन प्लाट दे दिया, तेरे प्लाट हाले तो उंज ही पिया किसी और नहीं बेच लिया, क्योंकि तेरा प्लाट इतना प्राइम लोकेशन था कि कोई और ला ही नहीं सकता। सोसाइटी दे आखिरी कोने कॉर्नर प्लॉट लिया है जिदे पास चारे पासों दीवारा नहीं जोड़ रही हैं, कॉर्नर प्लॉट, डबल कॉर्नर, ट्रिपल कॉर्नर, इतना 4 दीवारी बेचो, वो किसी लिया भी कोई नहीं इसने भाई, ऐसे ही गाना उन्हें कहता दे दिए तेरे 10 साल में भी अगर शॉर्ट होनी है इन्हें फिर पूछे क्यों ना दे रहे, अगर 10 भी होनी है इन्हें क्या बचे थे 4 साल तो पीछे इंस्टॉलमेंट को नहीं आई। ये जब बंदा ने बड़ा लैंड लॉर्ड बंदा होता पता सखी दिल बंदा 4-5 लाख तंजी वगा का बंदा अक्सर ऑफिस कैसी बात कर रहे हैं शहबाज, 4-5 लाख। असलम भाई प्लॉट दे के आ जाते फ्री में, पता भी नहीं चलता असलम भाई को। असलम भाई के साथ उन्हें भी नहीं पता चलता प्लॉट किसके पास जा रहा है। अगले भाई एक दिन गए कंपनी में ना,
50 लाख रुपए 45-50 लाख रुपए लेके गए, कहता है मैं कंपनी के साथ फ्रॉड करूंगा। अच्छा, वहाँ पे इसने प्लॉट ले लिया, अपने नाम पे नहीं किसी और के प्लॉट नाम पे ले लिए। अच्छा, कंपनी के साथ फ्रॉड कर दिया। हाँ, कंपनी के साथ फ्रॉड कर दिया है। बड़ा फ्रॉड किया असलम भाई। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸਲਮ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਖਲੋਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਪਲਾਟ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ढूंढ का पता लगा असलम भाई ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ है दुश्मनी। तो मैं क्या बदला लेने मैडम दौल भी लियो यार। असलम भाई हमारे साथ बदला लेने में क्या है, आपको हमारे साथ भी बदला ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਬਦਲਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆ ਸਾਡੇ, ਬਦਲਾ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। 4-5 ਪਲਾਟ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ यार। ये असलम भाई तो ऐसे ही सबका फ़ायदा करते रहेंगे। असलम भाई को छोड़ो। सर मेरा एक सवाल है। सर मेरा सवाल ये है कि ख़ानदान में कौन कौन से लोग हैं जिनको विरासत में हिस्सा मिलेगा और कौन कौन से ऐसे हैं जिनको नहीं मिलेगा। तो ये कभी तुम सिविल कोर्ट में चले जाओ ना तो सबसे ज़्यादा केसेस ही तुम्हें प्रॉपर्टी के मिलेंगे, और प्रॉपर्टी में भी विरासत पे झगड़ा हो रहा है। भाई भाई को ज़मीन नहीं दे रहा, बहन भाई को नहीं दे रही, भाई बहन को नहीं दे रहा, तो कहीं से पुप्पी उठी हुई है, कहीं से चाची उठी हुई है, कहीं चाचा उठा हुआ है। तो असल में ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि विरासत में कौन हिस्सेदार है ख़ानदान में से और कौन हिस्सेदार नहीं है। अब सबसे पहले जो रज़ाई माँ होती है वो आपकी विरासत में हिस्सेदार नहीं होती, किसी किस्म का हिस्सा आपकी विरासत को नहीं मिला। अब रज़ाई माँ कहते हैं जिसने आपको दूध पिलाया होता है। अगर कोई औरत किसी को दूध पिलाती है तो उसकी विरासत में हिस्सेदार वो नहीं होती कतन में ही। इसके बाद लेपालक बच्चा, कोई अडॉप्टेड बच्चा, कोई आपने अडॉप्ट किया है, तो अडॉप्ट करके आपने पाला है, बड़ा हुआ आपके घर बच्चों की तरह, लेकिन आपकी विरासत का हिस्सेदार वो कतन नहीं है। अगर आपकी बाकी कोई भी औलाद नहीं है तो आपकी वफ़ात के बाद लेपालक बच्चे को विरासत नहीं मिलेगी। बाकी जो वालिदैन है या आपके भाई हैं उनमें तकसीम हो जाएगी, बहनों में तकसीम हो जाएगी, लेकिन उस बच्चे को नहीं। अगर आप अब सारी ज़िंदगी, सारी बात आपने उस बच्चे को पाला, उसका फ़ायदा अगर आप चाह रहे हैं तो आपकी कुल जो प्रॉपर्टी है उसका 1/3 हिस्सा उसको हिबा कर दे, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी आप उसको हिबा नहीं कर सकते। 1/3 हिस्सा आप हिबा करते हैं तो वो हिबा चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसका ये एक तरीका है। या फिर उसकी वल्दियत में अपना नाम इंटर कराएं, वल्दियत उसकी चेंज करें, अपना नाम इंटर करा दें, तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स में आपका बेटा शो हो, उसके आईडी कार्ड पे आपकी वल्दियत लिखी हो, तो फिर वो उसको गवर्नमेंट कंसिडर कर लेगी विरासत में, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। इसके अलावा सुतेला बाप, मुस्तैला बाप जैसे एक कोई शख्स है, उसकी वालदा को एक जगह से डाइवोर्स हुई, उसने दूसरी जगह शादी कर ली। अब अगर वालदा का इंतकाल होता है तो वालदा की जो प्रॉपर्टी है तो उसके वारिस आप हैं, लेकिन आपका जो सुतेला बाप है उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, जो एक्चुअल बाप आपका है उसको हिस्सा मिल जाएगा। सुतेला बाप, इसी तरह सुतेली माँ को प्रॉपर्टी में वो हिस्सेदार नहीं है। इसके अलावा साले सालियाँ ये हिस्सेदार नहीं है। चाचा चाची बिल्कुल भी आपकी जो है प्रॉपर्टी उसके वारिस नहीं है, हिस्सेदार नहीं है। इसके अलावा मामा मामी हिस्सेदार नहीं है। या अगर कोई औरत है तो उसकी नंद उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं है, मतलब वरसान में शामिल नहीं होती, वारसों में शामिल नहीं होती, और ना ही नंद का हस्बैंड ये भी शामिल नहीं होता। इसी तरह फिर आपका अगर कोई औरत है उसका देवर वो विरासत में हिस्सेदार नहीं हो गया, देवरानी विरासत में हिस्सेदार नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई औरत है तो उसका जेठ जेठानी वो नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे विरासत में हिस्सेदार कतन भी। इसके अलावा अगर कोई औरत है तो उसका सास ससुर वो भी विरासत में हिस्सेदार नहीं होगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ है जो ट्रेंड चल रहा है, मुंह बोला बेटा या मुंह बोली बेटी, अक्सर लोगों ने बनाए होते हैं, और बाज़ जगहों पे तो मैं आपको बताऊं कि डिफरेंस ही पता नहीं चलता। होता मुंह बोला बेटा या मुंह बोली बेटी है, लेकिन एक बाहर के बंदे को ये नहीं पता होता कि ये मुंह बोला बेटा या बेटी है। लेकिन जब इंतकाल हो जाता है तो मुंह बोला बेटा है या बेटी है उसको भी विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा सर, इस तरह मैंने को गल याद आ गई पठान दी भी ना, मुझे याद आ गई, इससे रिलेटेड कोई नहीं है। एक पठान था, वो गया लाहौर वाली साइड पे, आपको जैसे कि पता है पंजाबी बोलते हैं मोस्टली लोग लाहौर में,
लोग काफ़ी पंजाबी बोलते हैं और उनको जो है पठानों को तो उर्दू भी सही से नहीं आती होती समझे, तो पंजाबी कैसे आएगी। वो बोलता है, वो जाके पूछता है फ़लाँ चुरंगी का रास्ता किधर है। सर ये ऐसे पूछता है कि वहाँ पे पंजाबी से पूछता है कि फ़लाँ चुरंगी का रास्ता यही जाता है। वो पंजाबी आगे जवाब देता आहो। वो कहता है उसको समझ ही नहीं आती भी आहो क्या बोलना चाह रहा है, आहो क्या होता है। वो दोबारा पूछता है इस चुरंगी को यही रास्ता जाता है। वो फिर कहता है आहो आहो। और आओ आओ लगाई हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर एक साइड से बंदा गुजरता है, पैंट शर्ट कोट पहना होता है, उसने सही पढ़ा लिखा लग रहा होता है। उससे जाके पूछता है कि ये वो फलां चुरंगी को यही रास्ता जाता है। वो बोलता है जी हाँ। वो समझ जाता है बे हाँ। वो कहता है यार ये आहो क्या होता है, ये क्यों आहो आहो बोल रहा है। वो कहता है बे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो जी हाँ बोलते हैं और जो अनपढ़ होते हैं वो बोलते हैं आहो। तो वो फिर पैंट शर्ट कोट वाले से पूछता है तो आप पढ़े लिखे हैं। वो बोलता है आहो। सर इसी तरह जो ये एक दिन बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया जाके चेकअप करवाने। तो डॉक्टर ने इससे अखलाकन पूछा बैठे जनाब कैसे हैं। तो ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक ठाक। तो डॉक्टर आपको कहता है पहले तक आम लेना है इतना क्या लेना है, जैसे ठीक ठाक है तो घर बो। ये भी पूरे ही है सर ये पढ़ा लिखा भी बड़ा दोनों पता होना चाहिए। बे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट किया है इसने, जैसे पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनीज पढ़ रही, इसी तरह गर्लफ्रेंड है ये इसने वो गर्लफ्रेंड ने क्या हम चलो आज चलते हैं संडे को मिलेंगे। ये आधा 2.5 घंटा जड़ा था सतवार ਨੂੰ संडे कोल खला रहा है। संडा समझा संडा जड़ा होंदा मझ दा संडा ओदे को खला रहा आधा 1.5 घंटा खला। वो संडे ने को पूछा मामा क्यों खला मेरे कोल, पता नहीं संडा भी समझ रहा पता नहीं मालक की निगरानी ते छोड़ के गया मेरी है चावल या संडा भी टेंशन होकर खला रहा है। कोई हरकत ना करा है, शिकायत ला देगा इसी तरह हरकत करता है। फिर आखिरकार संडे ने को पूछा है क्यों खला यार क्या हो गया मेरे को, मेरे सिर तो आम लगे मैंने क्या वेदा पाया। सर इसने कहा यार मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा संडे को मिलेंगे। तो उसने कहा भाई संडे मैंने पता संडे एतवार को कहते संडे नहीं ये मस्जिद दे संडे को खला रहा है उस दिन। शहबाज एक बात पूछूं? बोल। नज़र कमज़ोर तो नहीं है? जी है। क्यों? वो असलम भाई खड़े थे उस वक्त संडे के पास। और तू अच्छा असलम भाई संडे को खलन के लैंड गया, असलम भाई दिया तू शक्ल मोमिन आदमी तू इल्जाम ला गर्लफ्रेंड हो सकती है असलम भाई दी। असलम भाई GF रखते हैं, GF गर्लफ्रेंड रखी के देंगे असलम भाई, ऐसे ही है ना असलम भाई। जी तो नाजरीन ये सवाल जवाब का जो सिलसिला प्रॉपर्टी का ये आगे मज़ीद जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक आस्क प्रॉपर्टी विद ESM का सेगमेंट लाते हैं। अच्छा ये सेगमेंट जो है ना इसके अंदर जो कमेंट्स आपने किए होते हैं या इनबॉक्स मैसेज किए होते हैं उनका जवाब हम देते हैं। तो चले इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। सर तो आज के मैं कमेंट्स पढ़ना शुरू करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे कमेंट आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये याद देते हैं शहीना नाज कोई हैं, इनका सवाल है कि आबादी दे में जो स्टैम्प पर घर से परचेज किए जाते हैं तो उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या करना होगा। सेकंड क्वेश्चन कोर्ट से प्रॉपर्टी डिग्री प्रोसेस भी बता दें। जी शाहीना साहिबा एक्चुअली जो आबादी दे की ज़मीनें हैं ना उसके अंदर जितनी भी उनका आपको पटवारी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। पटवारी के पास उसका कोई किसी किस्म का भी रिकॉर्ड नहीं होता, ना तो उसका इंतकाल ना फ़र्द ना कुछ। अगर ऐसी ज़मीन आप ख़रीदना चाह रही हैं तो उसके लिए एक बैंक ऑफ पंजाब से 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर बनता है। उस स्टैम्प के ऊपर सारी तहरीर लिखी जाती है, 2 दरबा लिखा जाता है। और कोर्ट से अगर रिकॉर्ड कोई इसका लेना चाहे तो कोर्ट से लिया जा सकता है, पटवारी के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता किसी किस्म का। और शाहीना साहिबा ये जो आपने दूसरा सवाल किया है कोर्ट से प्रॉपर्टी डिग्री प्रोसेस, ये थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करके क्वेश्चन करें, भले इनबॉक्स कर दें। इसकी सही से समझ नहीं आई इसलिए जवाब मैं नहीं दे पा रहा। जी सर अगला सवाल ये हमारे करते हैं एहतशाम असलम साहिब। अस्सलाम वालेकुम, कितना टैक्स लगता है फ़र्द दस्तबरदारी पे? वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम असलम साहब, फ़र्द बराए दस्तबरदारी पे कोई टैक्स नहीं लगता। इसकी एक छोटी सी फ़ीस होती है। हाँ इंतकाल अगर आप करवाते हैं इंतकाल पे अगर आप वो करवा रहे हैं पटवार खाने से तो 700-750 रुपये आपका लगेगा, और अगर अराजी रिकॉर्ड सेंटर से है तो 1500 रुपये लगेगा। बाकी फ़र्द के ऊपर कोई टैक्स नहीं है और इंतकाल की भी सिर्फ उस पर आपकी जो है ना एक फ़ीस लगेगी। सर अगला सवाल है हमारे ये करते हैं जुनैद इकबाल साहिब के, सर अगर कोई शमलात दे या आबादी दे में रह रहा हो और इस पर कोई और आदमी स्टे करवा दे तो क्या करें?
जी जुनैद इकबाल साहब, असल में पंजाब जो है ना, हमारा पंजाब के देहातों में ये काफ़ी मसला चल रहा है कि शमलात दे या आबादी दे में जो ज़मीनें होती हैं वो एक स्टैम्प पेपर सिस्टम चल रहा होता है। अब स्टैम्प पेपर सिस्टम पे अच्छा, जिसकी ज़मीन एक्चुअल में जो लैंडलॉर्ड शो कर रहा होता है ना, ये इतने एकड़ ये मेरी ज़मीन और इसमें से 10 मरले जो है ये मैं स्टैम्प पे स्टाम्प करके दे रहा हूँ, जगह उसके बाप की भी नहीं होती, बस एक उसने ना नाजायज़ तरीके से वो बनाया होता है सिस्टम। तो इसका कोई रिकॉर्ड ना पटवारी के पास होता है ना किसी और जगह से कोई रिकॉर्ड मिल सकता है। स्टैम्प पेपर में प्रॉपर्टी बिक रही होती है। तो ये देहातों में मसला वाकई है। इस बार जो है ना, अगर कोई स्टे उस पर करवा लेता है तो आपका अगर उस जगह पे कब्ज़ा है, कब्ज़ा आपका है, तो स्टे का कोई फ़ायदा नहीं है। कोर्ट जो है ना आपके हक में वो केस डिग्री कर देगी। अगर उस पर आप बैठे हैं, आपने कब्ज़ा बनाया हुआ है, या कोई वहाँ पे भले भैंसें ही क्यों नहीं बांधी हुई, खुद नहीं भी रह रहे, तो आपका कब्ज़ा वो चीज़ शो करती है, उस पर गवाहियाँ होंगी और वो प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आएगी, स्टे हट जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन किया है आवारा हूँ यार, जनाब करते हैं सवाल कि सर प्रॉपर्टी में बहन भाई माँ बाप और बीवी का हिस्सा कितना है, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा, आवारा हूँ यार, ये तो आपकी आईडी का नाम है। अच्छा, जब भी कमेंट करें ना आप लोग तो अपना नाम साथ लाजमी मेंशन किया करें ताकि हम आपको मुखातिब कर सकें। सवाल आपका बड़ा अच्छा है। अगर कोई शख्स वफ़ात पाता है, उसके वालिदैन भी ज़िंदा हैं, एक बीवी है, एक बेटा है और एक बेटी है, तो उसका मैं एक आपको फार्मूला छोटा सा बता देता हूँ कि उसकी विरासत कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेट्स सपोज मुतवफ़ी का सबसे पहले जो भी उसका कर्ज़ वग़ैरह है वो अदा किया जाएगा, उसके तजहीज़ व तकफ़ीन का ख़र्चा निकाला जाएगा। कर्ज़ अदा करने के बाद बाकी जो उसकी जायदाद बचेगी, प्रॉपर्टी बचेगी, लेट्स सपोज 100 मरला उसके नाम पे ज़मीन पीछे बच गई है। अब 100 मरला को जो उसके वरसान है उनके अंदर कैसे करना है, तकसीम करना है, तो सिंपली इसके अंदर आपने उस प्रॉपर्टी के 6 हिस्से कर लेने हैं। अच्छा, 6 हिस्से में से अब छठा हिस्सा जो है, छठा हिस्सा उसके वालिद को चला जाएगा, जो तकरीबन बनता है 16.5 मरले ज़मीन उसके वालिद को चली गई 100 मरला में से, और 16.5 मरले ज़मीन उसकी वालदा को चली गई। अच्छा, ये वालिद वालदा तो अलग हो गए। वालिद और वालदा का 1/6 हिस्सा होता है, छठा हिस्सा। इसके बाद अब बीवी रह गई। अच्छा, बीवी अगर हम देखें तो 8वां हिस्सा बीवी को जाता है, तो अब उसका 8वां हिस्सा आप निकाल लें जो तकरीबन आई थिंक 12 मरले के करीब बनेगा, तो वो बीवी को चला गया 1/8 हिस्सा। अब जो पीछे बच गई है प्रॉपर्टी उसकी, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, 3 हिस्सों में तकसीम करें, 2 हिस्से बेटे को दे दें और 1 हिस्सा बेटी को दे दें। तो ये बड़ा एक सिंपल सा इसका फार्मूला है। मतलब 100 मरला ज़मीन में से छठा हिस्सा और छठा हिस्सा ये आपका वालदा और वालिद को चला गया, जो टोटल किया जाए तो तकरीबन 33 मरले इन दोनों को चले गए। 1/8 हिस्सा जो है वो बीवी को चला गया, जो तकरीबन 12 मरले तकरीबन बनते हैं। तो पीछे जो एरिया बचा वो तकरीबन आपको वो जो ज़मीन बच गई 100 मरला में से वो कोई 54-55 मरला तकरीबन बचती है। अब उसके आप 3 हिस्से बना लें। लेट्स सपोज अगर 54 मरले है तो 54 मरले के 3 हिस्से आप करते हैं तो 18, 1 हिस्सा 18 मरले बनता है। तो अब 2 हिस्से बेटे को जाने हैं, 36 मरले बेटे को चले गए और 18 मरले बेटी को चले गए। तो ये सिंपल है इसके वरासत की तकसीम। जी सर, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया। अब मोहम्मद अली साहब करते हैं कि अगर किसी बंदे की 1 से ज़्यादा बीवियाँ हों तो फिर विरासत की तकसीम का क्या तरीक़ाकार होगा? अच्छा मोहम्मद अली साहब, अगर तो एक शख्स की 1 बीवी है, 2 बीवियाँ या 4 बीवियाँ हैं तो उनकी विरासत का तकसीम का वो ही तरीक़ाकार है जैसा कि बीवी का हिस्सा 1/8 होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बीवी को 1/8 हिस्सा अलग अलग दिया जाएगा, बल्कि बीवी का हिस्सा एक ही बीवी का निकलेगा 1/8, 8वां हिस्सा। उस 8वें हिस्से को चारों बीवियों में तकसीम किया जाएगा। जैसे अब एक बंदे की प्रॉपर्टी है 100 मरला, फिर लगा लेते हैं 100 मरला। अब 100 मरला के 8वां हिस्सा निकालें तो वो तकरीबन 12-12.5 मरले बनते हैं। तो 12.5 मरले ही वो एक बीवी का हिस्सा निकाला जाएगा और 12.5 मरले को चारों बीवी में तकसीम कर दिया जाएगा। 3-3 मरले हर बीवी को आएंगे। अगर 2 बीवियाँ तो 6-6 मरले आ जाएंगे, 3 बीवियाँ तो 4-4 मरले आ जाएंगे। तो 8वें हिस्से को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तमाम बीवियों में।
अच्छा सर, एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये अभी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में से एक मेरे ध्यान में आया, पूछ रहा था आपसे कि रजिस्ट्री पर कितना कोई खर्चा आ जाता है, इसका थोड़ा बता दें। अच्छा, रजिस्ट्री का मुकम्मल तरीक़ाकार पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्री करवाने पे ख़र्चा कितना आता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ख़र्चे हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ, आप नोट कर लें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है एक। रजिस्ट्रेशन फ़ीस देखें, अगर तो आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख रुपया से कम है तो 500 रुपया, और अगर 5 लाख से उसकी ज़्यादा है प्राइस तो फिर 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। उसके बाद TIP, सेकंड नंबर पे TIP होता है ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ज़मीन है, दुकान है या घर है, फ्लैट है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको TIP बोला जाता है। अब TIP के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो प्लाट है, घर है, ये ज़मीन दुकान है, किस एरिया में आती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आती है या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आती है या कंटोनमेंट बोर्ड में आती है। अगर तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आती है तो 1% वो आपने उसका टैक्स पे करना है TIP, और अगर कंटोनमेंट बोर्ड में आ रही है तो फिर 3% उसका टैक्स है जो आपने अदा करना होता है। ये 1% और 3% दोनों मैंने ये आपको बता दिए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे देखते हैं तो जिस एरिया में भी आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, इन तीनों में से जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, उससे मैप अप्रूव्ड है या नहीं। अगर कंटोनमेंट बोर्ड में है तो कंटोनमेंट बोर्ड से मैप अप्रूव है या नहीं। अगर तो मैप अप्रूव है कंटोनमेंट बोर्ड से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से, तो फिर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगता। अगर उस एरिया का या आपके घर का मैप अप्रूव नहीं है तो फिर 2% टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो एडवांस टैक्स होता है। एडवांस टैक्स जो है ये FBR को जाता है, फेडरल गवर्नमेंट को, और ये सिर्फ बायर के लिए, सेलर के लिए ये टैक्स नहीं होता। इस वक्त जो ये टैक्स चल रहा है 10.5%, 10.5% ये आपने टैक्स अदा करना है, और उसको 236C भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कैपिटल गेन टैक्स होता है जिसको 236K कहा जाता है। वो भी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स भी 236K भी फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, FBR को। अब 236K को अगर हम मज़ीद डीपली देखें तो यहाँ पे फाइलर के लिए एक अलग होता है और नॉन फाइलर के लिए अलग होता है। अच्छा, अगर मैं फाइलर की बात करूँ तो फाइलर अगर सेलर है तो 6% देगा, अगर परचेज़र है तो 3% देगा। और अगर नॉन फाइलर की बात करूं तो अगर नॉन फाइलर सेलर है, बेचने वाला है, प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो 13.5% देगा, और अगर ख़रीद रहा है नॉन फाइलर तो 6% टैक्स अदा करेगा। ये मैंने जिक्र किया आपसे कैपिटल गेन टैक्स 236K का। तो ये इसके अलावा अब थोड़ा सा ख़र्चा और होता है, जैसे स्टाम्प वाले का आपने पे करना है, जो टाइप कर रहा है उसका। इसके अलावा 10,000 रुपया कम से कम आपने जेब में रखना है, जिससे आपने पटवारी को खुश करना है, तहसीलदार को खुश करना है, इनके लिए रिश्वत के तौर पे, क्योंकि देखें ये रिश्वत आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, एक शख्स मुझसे सवाल कर रहा था कि मैं तो लीगल काम करा रहा हूँ तो फिर रिश्वत किस चीज़ की? तो पाकिस्तान में लीगल काम की ही रिश्वत होती है, इलीगल काम तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा रिश्वत होती है। अब तहसीलदार को भी आपने कुछ ना कुछ देना है, 5,000 7,000 जहाँ पे आप उसको राज़ी कर लेते हैं, पटवारी को 2-3 हज़ार 5,000 देना है, वो अलग से अपने खर्चा रखना। हालांकि हम देखें मार्केट के अंदर AC साहब हमारे जो है वो माशाल्लाह 2-2 करोड़ की गाड़ियों पे आते हैं टमाटर का रेट चेक करने। अगर 2 रुपये महंगे कोई टमाटर बेच रहा है तो उसको जेलों में भी बंद, अक्सर आपने देखा होगा, कर देते हैं, जेल में बंद हुआ पड़ा है सब्ज़ी वाला। लेकिन AC की ऐन नाक के नीचे तहसीलदार रिश्वत ले रहा होता है, लेकिन AC उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, तो कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा एक हिस्सा आप उस रिश्वत का भी जेब में डाल के जाएँ, वो भी आपने देना होता है। सर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आपने। आज का सर एक शेर सुना के ज़रा समा बांध दें। अच्छा शहबाज, आज शेर तो नहीं, अशफाक अहमद साहब के एक कौल मैं आपको सुनाता हूँ, शेर की तर्ज के ही है। अशफाक अहमद साहब कहते हैं, बिछड़ के ज़ाते इश्क में हुए तन्हा, थके तन्हा, गिरे तन्हा, उठे तन्हा और फिर चले तन्हा। सर शेर तो बहुत माशाल्लाह से अच्छा था। अब आप एक नसीहत भी कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए।
अच्छा शहबाज, आज की नसीहत ये है कि अगर किसी को आप कर्ज देते हैं तो अपना दिया हुआ पैसा आपको भिखारियों की तरह मांग मांग के वापस लेना पड़ता है। अब इस पे एक वाक़या भी मुझे याद आ गया कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को 1 लाख रुपया उधार दे दिया। 1 महीने का टाइम था, 1 महीना गुजर गया, लेकिन उस शख्स ने वो 1 लाख रुपया वापस नहीं किया। तो वो शख्स उसके दरवाजे पे चला गया। लाख रुपया आपने महीना पहले कर्ज लिया था और महीने का टाइम दिया था। तो उसने कहा यार हालात बड़े तंग हैं, कुछ मेहरबानी करो और कुछ टाइम मुझे और दो। तो उस टाइम के बाद वो फिर गया, तो फिर उसने कहा हालात बड़े तंग हैं, मैं वापस नहीं अभी कर सकता। तो उसने कहा अच्छा यार तुम लाख नहीं करो, 10,000 मैंने छोड़ दिया, तुम 90,000 कर दो। अच्छा फिर एक टाइम उसने दे दिया, जी इस टाइम पे मैं 90,000 दे दूंगा। अच्छा वो उस टाइम पे दोबारा पहुंचा, तो दोबारा हालात तंग वाली कहानी सुना दी गई। तो उसने कहा यार 20,000 और छोड़ता हूँ, मुझे 70,000 दे दो। तो उसने अच्छा फिर एक टाइम दे दिया 5-10 दिन का। 5-10 दिन के बाद फिर वो गया, तो उसने फिर और ज़्यादा रोना डाला, जी ये हो गया तो वो हो गया, हालात बड़े तंग हो गए हैं, तक कर्ज किस तरह मैं वापस करूं, तो थोड़ी मेहरबानी करो। तो उसने कहा देना है, तो उसने है नहीं, तो किसी तरीके जितने देता है इसे ले लो। कहा जी 20,000 और छोड़ता हूँ, 50,000 तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के बाद 50,000 दे देना। 3 दिन के बाद जब वो शख्स गया 50,000 डिमांड करने, तो उसने फिर वही हालात तंग है, तो ये कहानियाँ सुनाने शुरू की। तो काफ़ी ना वो तबीयत गर्म हो गई दूसरे की, और उधर शोर शराबा मच गया। शोर शराबा सुन के एक शख्स उनके करीब आ गया, भाई क्या झगड़ा है, क्या मसला है। तो उसने बताया यार इसने मेरा कर्ज देना है। तो उसने पूछा कितना, वो कह रहा है जी 50,000 इसने देना है, दे नहीं रहा। तो अब जिसने कर्ज लिया हुआ था वो कह रहा है कि 50,000 नहीं, मैंने इसका लाख देना था। तो इसको कहो ज़्यादा तिड़ मेरे सामने ना करे, जहाँ 50,000 दे दिया तो बाकी 50 भी दे ही दूंगा। तो बात ये है कि कर्ज देते हुए हमेशा आप सोचें किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और लेना है या नहीं वापस लेना, क्योंकि कर्ज दे दें तो अक्सर मिलता नहीं है वापस, ठीक है। और जो आपका वो एक रिश्ता वहाँ होता है, उस रिश्ते में भी दरार आ जाती है, खलल आ जाता है। फिर भी अगर आप इस इरादे से देते हैं कि मैं दे रहा हूँ, हर हाल में मैंने इससे वापस लेना, तो फिर कानूनी कार्रवाई के तहत लें, इसमें कोई गवाहान डालें, कोई उसको तहरीरी शक्ल में लाएँ। जी तो नाजरीन, आज की प्रॉपर्टी कचहरी का अख्ताम करते हैं। अच्छा, स्टेट सेफ मार्केटिंग ऑफिशियल और प्रॉपर्टी कचहरी, ये हमारे 3 चैनल हैं। तीनों चैनल्स पे वीडियो प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम अवेयरनेस और आगाही देते रहते हैं। तो ये तीनों चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक और टिकटॉक पे हमें फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। कोई भी प्रॉपर्टी के मुतालिक आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़।